नमस्कार साथियों। साथियों, सफलता कोई एक दिन का परिणाम नहीं होती। यह रोज की ईमानदार मेहनत, सही रणनीति और मजबूत आत्मविश्वास से बनती है। इसी सोच के साथ हम शुरू कर रहे हैं आदिराज क्लासेस पार्ट 6, जहां हर कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में परीक्षा की दृष्टि से पूरी स्पष्टता के साथ समझाया गया है। तो साथियों, आज हम आपके सामने बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चनों को लेकर उपस्थित हुए हैं। साथियों, इस क्लास में हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे और कुछ समय देंगे आपको उसका उत्तर देने में। उसके बाद हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए साथियों, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहां से की थी? तो उम्मीद है आपने इसका उत्तर बता दिया होगा। तो महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत साथियों साबरमती आश्रम से की थी। यह आंदोलन 12 मार्च 1930 को साबरमती से शुरू होकर 6 अप्रैल 1930 को दांडी में समाप्त हुआ, जहां पर महात्मा गांधी ने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है। साबरमती आश्रम की बात करें साथियों, पहले ये आश्रम अहमदाबाद में ही था, लेकिन इसे साबरमती में 1917 में शिफ्ट किया। 1917 में इसकी स्थापना हुई और ये भारत में बनने वाला महात्मा गांधी का पहला आश्रम था। चंपारण की बात करें साथियों, तो चंपारण 1917 में भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था और भारत का कोई भी सफल आंदोलन हम कह सकते हैं चंपारण था। चंपारण में महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गए थे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया कि महात्मा गांधी किसके बुलावे पर चंपारण गए थे, तो वो थे साथियों राजकुमार शुक्ल। और इनके साथ कौन कौन थे? इनके साथ लगभग 7 या 8 आदमी थे, जिनमें जो प्रसिद्ध थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और महादेव देसाई। महादेव देसाई जो कि इनके महात्मा गांधी के पीए थे, व्यक्तिगत सचिव महादेव देसाई। और आप लोगों को पता होगा महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग गुजराती भाषा में थी, उसे अंग्रेजी में अनुवाद भी किसने किया था? महादेव देसाई ने। ठीक है। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर ये चंपारण गए थे और वहां पर जो 3 कटिया पद्धति थी, 3 कटिया पद्धति यानी जमीन के 20वें, अगर 3वें हिस्से पर 3/20वें हिस्से पर वहां पर नील खेती होती थी। और नील खेती से आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि एक नील आंदोलन पहले भी हुआ था। नील आंदोलन हुआ था साथियों, नील आंदोलन हुआ था 1859 और 60 में, 59 और 60 में। और इसी आंदोलन से प्रेरित होकर दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण एक मैगजीन छापी थी। दीनबंधु मित्र नील दर्पण नामक एक पुस्तक लिखी थी। किसने साथियों? दीनबंधु मित्र ने, नील दर्पण। और यह आंदोलन कब हुआ था? 59-60 में। लेकिन ये चंपारण नील आंदोलन जैसा तो था, लेकिन नील आंदोलन का हिस्सा नहीं था। चंपारण 1917 में हुआ था और भारत में पहला इसका सफल वो था। सेवाग्राम, सेवाग्राम 1936 में वर्धा महाराष्ट्र में, वर्धा महाराष्ट्र में महात्मा गांधी द्वारा बनाया गया आश्रम था, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन आदि की रणनीति बनी थी। और सेवाग्राम ही उनका अंतिम आश्रम था। भारत में या विश्व में कहीं भी महात्मा गांधी का अंतिम आश्रम जो था वो सेवाग्राम था। अगर साथियों शांति निकेतन की बात करें हम, तो शांति निकेतन 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित था। और 1921 में यही विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से कन्वर्ट हुआ। किसमें कन्वर्ट हुआ साथियों? शांति निकेतन ही कन्वर्ट 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय में कन्वर्ट हुआ। तो ये थे इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जो कि क्वेश्चन के रूप में आपको कहीं ना कहीं दिखाई देंगे।
तो इसका सही उत्तर था साथियों साबरमती। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, आंध्र राज्य अधिनियम 1953 को द्वारा भारत के भाषाई राज्य का गठन किया गया, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो सही उत्तर है साथियों प्रथम। भारत में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था साथियों? आंध्र प्रदेश। ये मद्रास राज्य से अलग होकर बनाया गया था साथियों। मद्रास राज्य जो कि तमिल भाषी था, तमिल भाषियों का सी था, और इससे अलग होकर आंध्र राज्य जो कि तेलुगु भाषी राज्य था। जो तेलुगु बोलने वाले लोग थे उनके इलाके को काटकर आंध्र राज्य बनाया गया था 1 अक्टूबर 1953 को। देखो इसका वो बताऊं मैं आपको, तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र राज्य का पूर्ण गठन हुआ और इसके लिए एक राज्य पुनर्गठन गठन आयोग की स्थापना की गई जिसके प्रमुख थे फजल अली, और इसमें 2 और सदस्य हरदेनाथ कुंजरू और के एम पणिक्कर थे। ठीक है, इसके अलावा भारत में 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों की भी अनुशंसा इस आयोग ने की थी, और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1956 में पास की थी। लेकिन इस आयोग के बनने से भी पहले आंध्र राज्य का गठन हो गया था। तो भारत में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है साथियों? आंध्र प्रदेश। और आप देखोगे कि ये क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था साथियों? प्रथम राज्य था। दूसरा देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी बहुत अलग अलग फैक्ट निकल के आएंगे। लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? बताओ साथियों। तो इसका सही उत्तर है साथियों, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था। अगर मैं गोलमेज सम्मेलन की बात करूं तो साथियों 19 नवंबर 1930 में पहला, नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक पहला, सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक दूसरा, और सितंबर 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। ठीक है, ये गोलमेज सम्मेलन रैमसे मैकडोनाल्ड जो वहां के पीएम थे, उन्होंने भारतीय समस्या और भारतीयों में सामंजस्य बिठाने के लिए बनाया था, और उस समय वहां के पीएम थे रैमसे मैकडोनाल्ड। रैमसे मैकडोनाल्ड रैमसे मैकडोनाल्ड। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला था, उसकी या गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो उद्घाटन किया था साथियों जॉर्ज पंचम, जो वहां के उस समय के राजा थे, जॉर्ज पंचम। और साथियों इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रैम मैकडोनाल्ड ने। और ये कहां हुए थे साथियों? सेंट जोम्स पैलेस में, सेंट जोम्स पैलेस, जेम्स पैलेस, सेंट जेम्स पैलेस में हुए थे। और इसमें पहले और तीसरे में कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधित्व ने हिस्सा नहीं लिया। इसके केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से सम्मेलन में हिस्सा लिया। इनके साथ कौन गई थी साथियों? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारत की किसी भी राज्य की पहली राज्यपाल सरोजनी नायडू, या कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में सरोजनी नायडू। ठीक है, तो महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू कांग्रेस की तरफ से हिस्सा लेने के लिए गए थे। अभी कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी किस जहाज के द्वारा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए? तो उस जहाज का नाम था साथियों राजपुताना। राजपुताना नामक जहाज से ये गए थे, और इन्हें महात्मा गांधी को लंदन में किस हॉल, कहां ठहराया गया था? किंग्सले हॉल में। कहां पे ठहराया गया था साथियों? किंग्सले हॉल में। और महात्मा गांधी से रिलेटेड एक पैट में क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने लंगोट पहनना कब शुरू किया? यानी वो कहना चाहते थे कि उन्होंने विदेशी कपड़ों को त्याग कर कब धोती पहनना शुरू किया? तो वो साथियों 1931 में
इन्होंने अपने 1921 में अपने बाल मंडवाने के बाद इन्होंने एकमात्र अपवस्त्र धोती के रूप में पहनना शुरू किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पैट में कि महात्मा गांधी ने लंगोट पहनना कब शुरू किया था, तो 1921 में। ठीक है। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का कारण क्या था कि इन किसके बीच इरविन गांधी समझौता हुआ था। इरविन गांधी समझौते के तहत महात्मा गांधी लंदन गए थे। इरविन गांधी समझौते में हुआ था कि जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उन्हें सरकार रिहा करेगी और उनसे केस वापस लेगी। तो इरविन गांधी समझौता 1931 में होता, उसी के तहत ये समझौता हुआ था कि महात्मा गांधी कांग्रेस सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाएंगे। महात्मा गांधी जब भारत आए थे तो उनका एक स्टेटमेंट था कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, लेकिन मैंने अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। ठीक है। तो सही आंसर था साथियों महात्मा गांधी। उम्मीद है आपको ये फैक्ट समझ में आए होंगे। आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आपको यह क्वेश्चन के रूप में मिलेंगे जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, सरकारी आयोग का गठन किस विषय से संबंधित मुद्दों की समीक्षा के लिए किया गया था? बताओ साथियों, सरकारी आयोग। तो साथियों सही उत्तर सरकारी आयोग एक सुप्रीम कोर्ट के पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे जे.एस. सरकारिया। ये सरकारी आयोग नहीं साथियों, ये सरकारी आयोग है, सॉरी, सरकारिया आयोग, जिनका पूरा नाम था जे.एस. सरकारिया। ये एक रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के। तो उन्हें एक आयोग की अध्यक्षता सौंपी गई और उन्हें केंद्र और राज्य संबंधों पर रिपोर्ट पेश करने के लिए दिया गया। तो सरकारी आयोग ने कुछ प्रमुख वो दिया था कि एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करना। ये इनकी प्रमुख मांग वो थी, सुझाव था कि केंद्र राज्य परिषद आर्टिकल 263 के तहत इन्होंने कहा था कि एक अंतर्राज्यीय परिषद बनाई जाए जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल हो, जिससे कि उनके बीच एक बेहतरीन समन्वय बन सके। दूसरा, इन्होंने आर्टिकल 356 के प्रयोग आर्टिकल 356 के प्रयोग पर कहा था कि इसका प्रयोग राजनीतिक कारणों को पूरा करने के लिए नहीं किया जाए। पहला सुझाव था इनका अंतर्राज्यीय परिषद, जो उसकी आर्टिकल 263 के तहत था। दूसरा था आर्टिकल 356 का प्रयोग अनुचित प्रयोग ना हो। तीसरा, इन्होंने राज्यपाल के लिए कहा था कि राज्यपाल की नियुक्तियों में उस राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह भी होनी चाहिए और राज्यपाल सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेने वाला व्यक्ति ना हो, या किसी भी केंद्रीय मंत्री को राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए। अगर कोई भी मंत्री राज्यपाल बनेगा तो पहले वो उससे त्याग पत्र देगा। ठीक है। तो पहले ये तीन, और चौथी थी भाषा। इसने कहा था कि सरकारी काम मातृभाषा में हो। ठीक है। तो इसकी जो सरकारी आयोग था, इसकी जो प्रमुख सलाह थी या जो प्रमुख सुझाव थे वो ये चार थे। ठीक है साथियों। तो ये किससे संबंधित था साथियों? केंद्र राज्य संबंध। यूपीएसआई के लिए ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका में जीव धर्म पाया जाता है, किस वैज्ञानिक ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया? अभी जो ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं उन्हीं में एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कोशिका में जीव द्रव पाया जाता है। ठीक है। जीव द्रव जो एक चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ होता है, किस वैज्ञानिक ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया? तो इसका सही उत्तर है साथियों हक्सले। हक्सले द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। अगर हम विलियम हार्वे की बात करें साथियों, तो इन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। किसकी खोज की थी साथियों? रक्त परिसंचरण की। अगर फंग की बात करें तो इन्होंने विटामिन की खोज की। विटामिन की खोज का श्रेय किसे जाता है? किस्मिर फंग को विटामिन की खोज।
कैमिलो गोल्जी की बात करें साथियों, तो कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय की खोज की थी। और गोल्जी काय को क्या कहा जाता है साथियों? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। ट्रैफिक पुलिस कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है साथियों? गोल्जी काय को ही कहा जाता है, जिसकी खोज का श्रेय किसे जाता है? गेमिलो गोल्जी को। गोल्जी काय एक क्या होती है साथियों? एक जालीनुमा सेल का अंग होती है। ठीक है, तो गोल्जी काय की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। तो इसका सही आंसर था साथियों हक्सले। उसने कहा जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है, कोशिकाओं से उत्तक, उत्तक से अंग और अंग से शरीर बना है। तो कोशिका हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और कोशिका के अंदर भी बहुत से क्या होते हैं साथियों? अंग होते हैं। तो उसने पूछा कि कोशिका जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक, और उससे छोटा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। केंद्रक की खोज की बात करें तो ये किया था साथियों रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। रॉबर्ट ब्राउन द्वारा इसकी केंद्रक की खोज की गई। राइबोसोम जो होता है वो कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है, और साथियों सबसे अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। और इसे ही प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री। प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री भी किसे कहा जाता है साथियों? राइबोसोम को कहा जाता है। इसकी खोज जॉर्ज पेलाडे द्वारा की गई थी, इसलिए इसे पेलाडे कण भी कहा जाता है। जॉर्ज पेलाडे। ठीक है साथियों। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो साथियों माइटोकॉन्ड्रिया को अल्बर्ट वान, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है साथियों। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर खोज की बात करें तो इसे अल्बर्ट वान और अल्बर्ट वान द्वारा सबसे पहले 1857 में खोजा गया। 1890 में अल्टमैन अल्टमैन द्वारा इसे बायोब्लड्स नाम दिया गया। यानी इसकी खोज का जो श्रेय जाता है वो अल्बर्ट वान 1857 और अल्टमैन 1890 को जाता है। और अल्टमैन ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कहा था साथियों, इसने इसे बायोब्लड्स कहा था। तो अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? तो ये दिया था साथियों बेंडा ने। कार्ल बेंडा द्वारा 1898 में इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया गया। ठीक है। ये सब किसके अंग थे साथियों? जंतु कोशिका के। लेकिन लवक जो शब्द है वो पादप कोशिका में यूज होता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। और ये 3 प्रकार के होते हैं साथियों। पहला होता है हरित लवक, जिसे रसोई घर कहा जाता है, पादप कोशिका का रसोई घर। और एक होता है वर्णी लवक, और तीसरा होता है साथियों अवर्णी लवक। पादप कोशिका 3 प्रकार की होती है। लवक पादप कोशिका में लवक पाया जाता है, और लवक 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक, जिसे रसोई घर कहा जाता है पादप कोशिका का, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, और इस पे बहुत ही बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसकी खोज का श्रेय अल्बर्ट वोन अल्टमैन को जाता है। अल्टमैन ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कहा था, उन्होंने इसे बायोब्लड्स कहा था। और इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया? कार्ल बेंडा ने। ठीक है साथियों। तो इसका सही उत्तर था केंद्रक। निम्नलिखित में से किस ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज होने का गौरव प्राप्त है? तो किसे है साथियों? तो साथियों ये
चारों के हैं मुक्केबाज है। तो इनमें से 2008 में बीजिंग ओलंपिक बीजिंग ओलंपिक बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था किसने साथियों? विजेंद्र सिंह ने। ओलंपिक में पहला पदक किसने जीता था? केडी जाधव ने। केडी जाधव। और किस खेल में जीता था साथियों? कुश्ती में। अखिल कुमार ने 2005 में कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीता था और अखिल कुमार के शिष्य ही थे विजेंद्र सिंह। ठीक है, तो 2008 में इन्होंने बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। मैरी कॉम की बात करें तो 6 बार की विश्व चैंपियन है मैरी कॉम। और इनकी जो पुस्तक है वो है अनब्रेकेबल। आत्मकथा का नाम क्या है साथियों? इनका अनब्रेकेबल। और ये भी कई बार पूछ चुके हैं कि अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? तो ये किसकी है साथियों? मैरी कॉम की। 6 बार की विश्व चैंपियन मैरी कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था? भारत के लिए संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा का जो विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था? एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय, जिनका दूसरा नाम नागेंद्र नाथ भट्टाचार्य था, जो भारत में, और ये कब दिया था इन्होंने? 1934 में, जो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने 1934 में भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार रखा था, जिसे 1937 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा, फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। फैजपुर कर्नाटक में साथियों। और कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन है जो गांव में हुआ था। गांव में होने वाला एकमात्र अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है साथियों। अगर हम स्वराज की बात करें तो स्वराज शब्द सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा प्रयोग किया गया था। उनके द्वारा कहा गया था कि स्वराज का कोई अल्टरनेट नहीं हो सकता, यानी अपना राज होता है। ठीक है, इसका कोई भी अल्टरनेट नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था कि सोने की जंजीर डालकर भी अगर किसी गुलाम को बिठा दिया जाए और एक गरीबी में जीने वाला व्यक्ति ज्यादा खुश रहेगा उस गुलाम से जिसके गले में सोने की जंजीर है। तो स्वराज शब्द की उत्पत्ति किसकी मानी जाती है साथियों? स्वामी दयानंद की। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी स्वराज शब्द को फेमस बनाने वाला कौन था? बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ये किसने कहा था साथियों? बाल गंगाधर तिलक ने। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की मांग हुई थी? 1906 में कोलकाता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी साथियों? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिसने दूसरे की अध्यक्षता की थी। अरे ग्रैंड ओल्ड मैन कहा, दादा भाई नेहरू जी। इसकी अध्यक्षता की थी साथियों दादा भाई नेहरू जी द्वारा, जिन्होंने भारत में पहली बार जो प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी वो दादा भाई नेहरू जी ने की थी। ठीक है, तो 1906 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नेहरू जी ने। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। और इसी से प्रेरित होकर इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में। अभी साथियों पिछली बार जो यूपीएसआई का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को कंधा देने वाला मुस्लिम व्यक्ति, तो वो थे साथियों शौकत अली।
शौकत अली कौन थे? अली बंधुओं में से एक। लियाकत अली जो कि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके भाई थे शौकत अली। ठीक है। और लियाकत अली जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसमें मुस्लिम लीग की तरफ से वित्त मंत्री बनाए गए थे लियाकत अली, उन्हीं के भाई थे शौकत अली। ठीक है। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार किसका है? एम एन बाल गंगाधर तिलक का, वल्लभ भाई पटेल का। नहीं, सॉरी, बाल गंगाधर तिलक का। और वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु कब हुई थी साथियों? साइमन कमीशन का विरोध करते हुए, लाहौर में। ठीक है, साइमन कमीशन की विरोध करते हुए। किस ग्रह का वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफेद और पीले बादलों से निर्मित है? अगर हम सौरमंडल की बात करें साथियों, ये सूर्य है। आप इसका उत्तर बताओ, तब तक मैं बताऊं कि ये बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये 8 ग्रह हैं। एक ग्रह था प्लूटो, जिसे कि अब उपग्रह माना गया और इसे हटा दिया गया। ठीक है। अगर बात करें तो सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है साथियों? बुध है। और इस पर पारा अधिक है, जो कि दिन में बहुत तेज गर्म होता है और रात में बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। इसके कारण बुध को, अगर ये क्वेश्चन आए कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो उत्तर होगा साथियों शुक्र। बुध को क्यों नहीं मानते जबकि ये पृथ्वी के, इसके बुध जो सूर्य के सबसे नजदीक है? तो बुध को इसलिए नहीं मानते क्योंकि ये पारा से निर्मित है, मरकरी ग्रह है। और पारा बहुत जल्दी गर्म होता है और रात को बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है, इसलिए जो औसतन तापमान है वो नीचे आ जा। ठीक है। तो इसलिए बुध को नहीं मानते, शुक्र को मानते हैं क्योंकि इसका एवरेज ज्यादा है। औसतन किसका होता है साथियों? शुक्र का होता है। तो इसका आंसर भी क्या है साथियों? शुक्र है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है साथियों? शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन। और इसका नाम विनस है, जो कि ग्रीक में विनस का शब्द होता है सौंदर्य की देवती, यानी इसीलिए सौंदर्य का ग्रह भी किसे कहा जाता है साथियों? सौंदर्य का ग्रह। यह भी किसे कहा जाता है साथियों? शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह नीला ग्रह। मंगल को क्या कहा जाता है साथियों? मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को क्या कहा जाता है साथियों? लाल ग्रह। और यहाँ पर जीवन के आसार ढूंढने के लिए वैज्ञानिक प्रेरित है, और इसी से प्रेरित होकर भारत ने अपना मंगलयान सबसे सस्ते रूप में भेजा था मंगल पर। ठीक है। और साथियों मंगल पर ही ब्रह्मांड का अभी तक ज्ञात सबसे बड़ा माउंट है, माउंट ओलंपस, ओलंपस मोन्स। इसका पूरा नाम है साथियों माउंट ओलंपस मोन्स, जो कि एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। कि, किससे 3 गुना बड़ा है? किससे साथियों? मंगल ग्रह से। ठीक है। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह किसके बीच पाए जाते हैं साथियों? मंगल और बृहस्पति के। और छल्ले छल्ले कहाँ पाए जाते हैं साथियों? छल्ले वाला ग्रह किसे कहा जाता है? छल्ले वाला ग्रह साथियों कौन है? शनि। लेटा हुआ ग्रह किसका नाम है साथियों? अरुण का। लेटा हुआ ग्रह, आप देखोगे कि एक क्वेश्चन में मैंने आपको पूरा सौरमंडल पढ़ा दिया। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है साथियों? अरुण को। और सौरमंडल से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है साथियों? वरुण। और सबसे ठंडा, ये 166 वर्ष लगाता है सूर्य की परिक्रमा करने में। ठीक है साथियों। पृथ्वी की जुड़वा बहन पृथ्वी के समान बराबर का ग्रह कौन सा है साथियों? शुक्र है। ठीक है। लेकिन हम शुक्र पर अपने प्रोग्राम नहीं भेजते क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा तापमान है, औसतन तापमान सबसे ज्यादा है, इसलिए हम अपने पृथ्वी वाले अपने वो कहाँ भेजते हैं खोज के लिए? मंगल पर।
ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि उल्टे ग्रह कौन से हैं। उल्टे ग्रह, तो उल्टे ग्रह से तात्पर्य क्या है, सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर या अपनी यात्रा करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर, और इसी कारण साथियों पूर्व में दिन निकलता है। वो या तो ये पूछेगा कि उल्टे ग्रह कौन से हैं, या साथियों क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह कौन से ग्रह हैं जिन पर सूर्य का सूर्य का उदय जो होता है वो पश्चिम दिशा में होता है। तो वो साथियों दो ग्रह हैं, एक तो सेकंड और एक सेकंड लास्ट अरुण। यानी उल्टे ग्रह कौन है साथियों, शुक्र और अरुण। याद इस तरह रखोगे आप कि इधर से दूसरा और सेकंड लास्ट, लास्ट से भी दूसरा और पहले से भी दूसरा जो ग्रह है वो दोनों उल्टी दिशा में घूमते हैं, यानी इनका जो घूमने की दिशा है वो पूरब से पश्चिम है, पूरब से पश्चिम है। और आप देखोगे कि यहां से एक क्वेश्चन आपकी क्लास आपके पेपर में जरूर बनेगा इसी उस से। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने इन सबको नोट कर लिया होगा। वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उसके माध्यम से परिपथ को विद्युत प्रवाह को मापा जाता है। यानी क्वेश्चन वो पूछना चाह रहा है कि विद्युत प्रवाह को किस में मापा जाता है, तो विद्युत प्रवाह को किस में मापा जाता है साथियों, एमीटर में। ये सिग्नलिंग व्यवस्था में प्रयोग होता है। किसमें प्रयोग होता है साथियों, सिग्नलिंग व्यवस्था में। एनीमोमीटर से साथियों हम क्या मापते हैं, एनीमोमीटर से हम हवा की गति मापते हैं, हवा की गति। तो अभी ये जो ग्रुप डी के पेपर चल रहे हैं उसी में पूछा गया था कि विद्युत प्रवाह को किस में मापा जाता है, यानी ये पूरा क्वेश्चन वहीं से उठाया गया है। तो किसको मापते हैं साथियों, एमीटर के द्वारा विद्युत प्रवाह को मापा जाता है। तो आपको क्या करना है, जितने भी ये मीटर है सारे आपको याद करने हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें साथियों तो इसमें का रासायनिक सूत्र होता है CO2। इसमें कार्बन का एक और O2 के दो अणु होते हैं और इसका संयुक्त है साथियों शुष्क हिम। ठीक है, शुष्क हिम को हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। अगर कार्बन के समस्थानिक की बात करें तो ये तीन होते हैं, C12, C13 और C14। इसमें कितने होते हैं साथियों, न्यूनतम 6, इसमें 7 और इसमें 8 होते हैं। और कार्बन 14 का ही प्रयोग किसमें किया जाता है साथियों, कार्बन डेंटिंग विधि में। कार्बन डेंटिंग विधि जो कि जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है, जीवाश्म की आयु। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया कि किसी जीवाश्म की आयु की गणना हम कैसे करते हैं, तो कार्बन डेंटिंग विधि द्वारा। और कार्बन डेंटिंग में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयोग होता है, तो C14। ठीक है साथियों, निम्नलिखित में किस पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार का उल्टा पिरामिड बनता है, तो निम्नलिखित में किस पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार का उल्टा पिरामिड बनता है, तो साथियों सभी जगह जो है जैव भार का सीधा पिरामिड बनता है, लेकिन जब भी आप जलीय जलीय जो वो है व्यवस्था है उसमें जाओगे, यानी तालाब, नदी, झील या समुद्र में जाओगे तो वहां पर उल्टा पिरामिड बनेगा। उल्टा पिरामिड बनने का कारण ये है कि जैसे ऊपर छोटी मछलियां होती है या घास फूस होता है तो उनकी संख्या अधिक होने के बाद भी उनका जो वजन होता है वो कम होता है, लेकिन गहराई जब आप नीचे गहराई में जाओगे तो वहां उनकी संख्या कम होती चली जाएगी, यानी वहां हवेल, शार्क जैसी बड़ी मछलियां होंगी और उनकी संख्या तो कम होगी लेकिन उनका भार जो है वो अधिक होगा। इसलिए ये जो जैव भार का उल्टा पिरामिड किस में बनता है साथियों, ये तालाब में बनता है। किस में बनता है साथियों, तालाब में। लेकिन ऊर्जा का जो पिरामिड है, इसे याद रखोगे आप, ऊर्जा का जो पिरामिड है वो हमेशा सीधा बनेगा। कैसा बनेगा साथियों, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा। और इसका ऊर्जा का जो 10% का नियम है वो ये कहता है कि ऊर्जा का जो स्थानांतरण है वो निचले स्तर से
ऊपर की ओर होता है और हर बार वो कम होता जाता है, इसलिए निचला स्तर में ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है। ऊर्जा का जो 10% का वो है कि ऊर्जा में निचले स्तर से उच्च स्तर की तरफ ऊर्जा का प्रवाह कम होता जाता है, प्रवाह कम होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा, ठीक है। और 10 ये भी क्वेश्चन पूछा गया था शायद किसी पेपर में कि ऊर्जा ये 10% का जो नियम है वो किससे संबंधित है, वो ऊर्जा से संबंधित है, ठीक है साथियों। अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है? अगर हम कालाहारी की बात करें तो साथियों कालाहारी बोत्सवाना, नामीबिया या और दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ एक विशाल मरुस्थल है। और ये किस प्रकार का मरुस्थल है साथियों? ये उपोष्ण कटिबंधीय है, ठीक है। कालाहारी से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया होगा कि यहाँ पर कौन सी प्रजाति पाई जाती है या बुशमैन प्रजाति कहाँ पाई जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो ये साथियों कालाहारी, कालाहारी के किन देशों में? बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो अंटार्कटिका है, ठीक है। फिर उसके बाद आर्कटिक है और उसके बाद सारा, ये दोनों ठंडे हैं। और अब आप कहोगे कि ये रेगिस्तान, ये जो है साथियों ये ठंडे रेगिस्तान है। अगर आप गूगल पर भी सर्च मार के देखोगे तो विश्व का सबसे बड़ा जो है वो अंटार्कटिका है, ठीक है। उसके बाद आर्कटिक है और उसके बाद जो गर्म मरुस्थल है वो सारा है, जो अफ्रीका के 11 देशों में फैला हुआ है। और विश्व का सबसे गर्म स्थान जो है वो भी सारा में स्थित है, अल्जीरिया देश में है। वो भी कहाँ है साथियों? पहले लीबिया में था, वो भी कहाँ है साथियों? सारा में है। और सारा कितने देशों में फैला हुआ? 11 में। विश्व के कुछ प्रसिद्ध मरुस्थल जैसे गिब्सन, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि गिब्सन कहाँ है। तो ये कहाँ है साथियों? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा रेगिस्तान है, इसलिए इसे प्यासी भूमि का देश, प्यासी भूमि का देश या कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश, ऑस्ट्रेलिया। और दूसरा गिब्सन। एक साथियों पूछता है वो थार, थार कहाँ से है साथियों? भारत और पाकिस्तान में। एशिया का सबसे बड़ा कौन सा है साथियों? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है साथियों? वो है साथियों गोबी, गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल कहाँ है साथियों? मंगोलिया और चाइना में, मंगोलिया और चाइना में, चीन में। मंगोलिया कौन था साथियों? चंगेज खान। चंगेज खान कहाँ का था साथियों? मंगोलिया का। तो इसका सही उत्तर है साथियों उपोष्ण कटिबंध। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रमण है? इसका उत्तर बताओ साथियों। तो इसका सही उत्तर है साथियों उपवंश। उपदंश जिसे सिप्लिस के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से साथियों? सिप्लिस। ये एक किस्म का STI है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन इन्फेक्शन, ठीक है। सिप्लिस, इसका दूसरा नाम क्या है साथियों? सिप्लिस। और ये किस उससे होता है साथियों? ये होता है ट्रेपोनोमा, ट्रेपोनोमा पेलोडियम नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। आंतरिक ज्वार जिसे कि क्या कहते हैं साथियों? टाइफाइड, टाइफाइड ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है। हैजा, ये
हैजा भी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है और ये किससे होता है? विब्रियो कैलोरी नामक बैक्टीरिया से। और ये किससे होता है साथियों? साल्मोला टाइफी टाइफी। रेबीज जो होता है, ये रेबीज वायरस के कारण होता है। ठीक है। उपवंश जो कि जिसका दूसरा नाम सिप्लिस है, एक एसटीआई है। ठीक है। और ये किसके कारण होता है साथियों? ट्रेपोनोमा पैलेडियम बैक्टीरिया के कारण होता है। आंतरिक ज्वार जिसका दूसरा नाम टाइफाइड है, ये साल्मोला टाइफी नामक वायरस किससे? बैक्टीरिया से होता है। ये भी जीवाणु के कारण। ये विब्रोवा या कैलोरी जीवाणु के कारण होता है। यानी यहां से वो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि इनमें से कौन सा वायरस के द्वारा होने वाला रोग है, या ये क्वेश्चन भी पूछ सकता था इन चारों का नाम देकर कि इनमें से कौन सा जीवाणु के द्वारा नहीं होता। तो इनमें से ये तीनों तो एक है, लेकिन रेबीज जो है ये वायरस से होता है। कुत्ते या बंदर या बिल्ली के काटने से होने वाला रोग होता है रेबीज, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है। और उपवंश जो कि सिप्लिस है और ट्रेपोनोमा पैलेडियम द्वारा बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। तो इसका सही उत्तर था साथियों उपदंश। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार नहीं है? अनुवांशिक विकार नहीं है, तो साथियों इसका उत्तर है मिक्सिडीमा। मिक्सिडीमा क्या है साथियों? ये थायरोक्सिन थायरोक्सिन हार्मोन के स्रावण के कारण होने वाला रोग है, यानी ये अनुवांशिक रोग नहीं है। ठीक है। और इसे बचपन में क्या कहा जाता है साथियों? जड़ मानवता। इसी रोग का बचपन का नाम क्या है साथियों? जड़ मानवता। ठीक है। और युवा में जब युवा अवस्था होती है उसमें युवा मिक्सिडीमा, और उसमें प्रौढ़ मिक्सिडीमा के नाम से इसे जाना जाता है। लेकिन जब बच्चा बाल्यकाल होता है तब इसे जड़ मानवता के नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों। कलर ब्लाइंडनेस जो है ये अनुवांशिक रोग है। कलर ब्लाइंडनेस क्या है? अनुवांशिक रोग है। और इसकी वाहक कौन होती है? हमेशा साथियों महिला होती है। यानी अगर किसी के नाना को कलर ब्लाइंडनेस यानी वरदानता है तो उसकी माँ के थ्रू उस बच्चे में होगी। और ये 99% पुरुषों में पाया जाता है। इसकी वाहक महिला है, लेकिन रोग किस में होता है साथियों? ये पुरुषों में होता है। और ये भी देखा गया है कि काले लोगों की अपेक्षा ये गोरे लोगों में अधिक पाया जाता है। अति रक्तस्राव कोई बीमारी नहीं है, मतलब अनुवांशिक बीमारी नहीं है। ये अति रक्त बहने के कारण होने वाला रोग है। ठीक है साथियों। तो इसका सही उत्तर है मिक्सिडीमा। विश्व की सबसे गहरी झील विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है साथियों? बताओ। विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील है, जो कि लगभग 1640 मीटर की है। और ये कहाँ है साथियों? ये रूस में पाई जाती है। इसके बाद कौन सी झील है साथियों? तांका निका, जो कि अफ्रीका में पाई जाती है। तांका निका। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। और विश्व की सबसे लवणीय झील कौन सी है साथियों? लवणीय झील। तो लवणीय झील की बात करें तो तुर्की की वान झील सबसे लवणीय है। सबसे लवणीय झील कौन सी है साथियों? वान झील तुर्की। सबसे बड़ी कैस्पियन सागर। सबसे गहरी बैकाल झील। और दूसरे नंबर की कौन सी है? ताका नीका। तो इसका सही उत्तर हो गया साथियों बैकाल झील। पशुओं में के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम, ये क्वेश्चन अभी जो पहले 19 जो 2021 में यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था साथियों, उसमें पूछा गया था कि पशुओं में के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? तो इसका उत्तर है साथियों 1960। यानी पशुओं पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए 1960 में एक कानून बनाया गया था। तो सही उत्तर हो गया साथियों 1960। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को अलग करके उत्तराखंड का गठन कब किया गया?
तो साथियों 2000 में 3 राज्य उत्तरांचल, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों का निर्माण हुआ था। 1, 9 और 15 नवंबर को 3 राज्यों का गठन हुआ था, जिनमें 9 नवंबर को उत्तराखंड का गठन हुआ था। 9 नवंबर को। और क्या नाम रखा गया था साथियों? उसका नाम उत्तरांचल, जो कि 2007 में उत्तराखंड के नाम में परिवर्तित हुआ। उत्तरांचल से उत्तराखंड कब हुआ? 2007 में। और कितने जिले कटे थे साथियों? 13 जिले। 13 जिलों को अलग कर कर उत्तराखंड यानी उत्तरांचल नाम से एक नया राज्य बनाया गया था। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तरांचल और 15 को झारखंड बीजेपी सरकार ने बनाए थे। ठीक है। उसके बाद तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ, यानी अंतिम राज्य कौन सा था? तेलंगाना। उसके बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, 2 क्या यूटी बना दिए। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 9 नवंबर 2000 को। और कितने जिले कटे थे? 13 जिले। और भी उत्तराखंड में कितने जिले हैं? अभी भी इसमें 13 जिले हैं। इसमें 2 गढ़वाल और कुमायूं, 2 मंडल बनाए गए हैं, गढ़वाल और कुमायूं। गढ़वाल में साथियों 7 मंडल, 7 जिले, और कुमायूं मंडल में 6 जिले हैं। तो टोटल कितने जिले हैं इसमें? 13। और इसका उत्तर है 9 नवंबर 2000। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो भारत के किस राज्य को साथियों चीनी का कटोरा कहा जाता है साथियों? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। ठीक है। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा? विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है साथियों? ब्राजील को। गन्ने, विश्व में गन्ने द्वारा जो चीनी बनाई जाती है वो सबसे ज्यादा कहाँ बनाई जाती है? ब्राजील। उसके बाद भारत में। ठीक है। और भारत में चीनी का कटोरा कौन सा है साथियों? उत्तर प्रदेश। ठीक है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान का है साथियों? उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान है साथियों शाहजहांपुर। और ये तो है राजकीय, और राष्ट्रीय का है साथियों? राष्ट्रीय है लखनऊ में। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। और प्रजनन संस्थान का है कोयम्बटूर। और उत्तर प्रदेश का है साथियों राजकीय गन्ना अनुसंधान शाहजहांपुर। ठीक है। तो इसका उत्तर था उत्तर प्रदेश। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु का जो निर्धारण है साथियों ऐरताएं किसमें दी गई है? आर्टिकल 55 में। आर्टिकल 55 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की अंतिम वो न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। कितनी है साथियों? 35 वर्ष। और इसमें साथियों जो आयु है 18 साल जो एज है वो किसकी है? वोट डालने की। 21 है ग्राम प्रधान की, 25 है लोकसभा की, 30 है राज्यसभा की, और 35 है साथियों न्यूनतम आयु राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। 18 है वोट डालने की, 21 ग्राम प्रधान की, 25 लोकसभा का मेंबर चुनने की या विधायक चुनने की, 30 है राज्यसभा या विधान परिषद की, और 35 है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु। 55 के तहत भारत का कोई राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सबसे पहली योग्यता कि वो भारत का नागरिक हो, वो पागल एवं दिवालिया ना हो, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, वो किसी लाभ के पद पर ना हो, और उसके लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की न्यूनतम अहर्ताएं हैं जो कि आर्टिकल 55 में दी गई है। तो इसका आंसर हो गया साथियों 35 वर्ष। भारत में पहली रेलवे लाइन का प्रचलन किस वर्ष में किया गया था? तो हमारे डिपार्टमेंट से भी एक क्वेश्चन आ गया भाई साथियों। तो भारत में पहली रेलवे लाइन का प्रचलन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका सही उत्तर है साथियों 1853 में। 1853 में मुंबई से थाने के बीच 16 अप्रैल 1853 को पहली रेल
किस कंपनी द्वारा? द ग्रेट पेनिसुलिया। उस समय कंपनी का नाम क्या था? द ग्रेट पेनिसुलिया कंपनी द्वारा मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की यात्रा की, थाने के बीच, ठीक है, के बीच यात्रा की गई। और इसमें उस समय 3 इंजन, सिंध, साहिब और सुल्तान। ये क्वेश्चन भी एक बार आया था कि उसमें सिंध, साहिब, सुल्तान और काशी 4 नाम थे, उनमें से पूछा था कि इनमें से कौन सा इंजन नहीं था, तो 3 थे, सिंध, साहिब, साहिब है साथियों, साहिब और सुल्तान। ये 3 इंजन थे जिन्होंने तीनों स्टीम इंजन थे जिन्होंने की ट्रेन को खींचा था। और इसमें कितने लगभग यात्री थे साथियों? 400 यात्री थे, यात्रियों ने हिस्सा लिया था। और ये किसके शासनकाल में चली थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। अभी एक क्वेश्चन आया था कि भारत में किसके शासनकाल में रेलवे का सबसे अधिक विकास हुआ? तो रेलवे चली तो थी इसके शासनकाल में, लेकिन उसका सबसे ज्यादा विकास किसके शासनकाल में हुआ साथियों? कर्जन के, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में रेलवे का सबसे अधिक विस्तार हुआ। तो इसका उत्तर है साथियों 1853। भारत की राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? बताओ साथियों, भारत की राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका सही उत्तर है साथियों भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था घुमा के कि वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता। यानी उसने पूछा था कि वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता, तो वो राज्यसभा है, ठीक है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा आर्टिकल 63 में, ठीक है। वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा आर्टिकल 64 और 89 में। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के बारे में उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है, ठीक है। और कहा गया है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होगा, लेकिन वह किसी और लाभ के पद पर नहीं रहेगा। इनका उल्लेख कहाँ किया गया है? 64 और 89 में। तो इसका सही उत्तर हो गया साथियों भारत का उपराष्ट्रपति। वह शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष, सॉरी साथियों ये वृक्ष है, वृक्ष, वृक्ष लगाया, ठीक है, वृक्ष लगाया या ट्री ऑफ लिबर्टी, ट्री ऑफ लिबर्टी स्वतंत्रता का पौधा लगाया और जेकोबिन क्लब का सदस्य भी बना। तो साथियों वह कौन था बताओ? वह था हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान। 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जब हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, तो उसका पुत्र टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा था। इसके द्वारा 1794 में फ्रांसीसियों के सहयोग से श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, वृक्ष लगाया और यह जेकोबिन क्लब का सदस्य बना। तो वो कौन था साथियों? टीपू सुल्तान, जिसकी मृत्यु 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। कहां पे हुई थी साथियों? श्रीरंगपट्टनम में, ठीक है। और ये किसका पुत्र था? हैदर अली का। टीपू सुल्तान ने कहा था कि 100 साल गुलामों की तरह जीने से अच्छा एक दिन शेर की तरह जियो। तो ये किसका था? टीपू सुल्तान का। भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार किस वर्ष स्थापित की गई? अगर भारत में न्यायिक पद्धति की बात करें साथियों, तो 1773 के रेक्यूलिंग एक्ट के तहत भारत में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई।
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसके प्रमुख लॉर्ड एलिसा एम्पे थे, एलिसा एम्पे। और इसके साथ 3 अन्य 1+3 थे इस समय। इसमें जज लिमनेस्टर, हाइट और चेम्बर, ये 4 थे उसमें। और लॉर्ड एलिजा एम्पे कॉर्नवालिस का बिल्कुल सहयोगी था और इन्होंने ही नंद किशोर को फांसी दी थी। नंद किशोर, सॉरी नंद कुमार, नंद किशोर नहीं, नंद किशोर तो हमारे यहाँ लाला है। नंद कुमार को फांसी दी थी, जिसके लिए कॉर्नवालिस पर क्या चला था, सॉरी यार, एलिसा एम्पे हेस्टिंग के सहयोगी थे, ठीक है, या परम मित्र थे। और इन्होंने और हेस्टिंग ने मिलकर नंद कुमार पर केस चलाया था। और पहला वो किस पर चला था, हेस्टिंग पर, ठीक है। अब अगर उच्च न्यायालय की बात करें, और सुप्रीम कोर्ट का एक दूसरा नाम क्या था साथियों, बताओ, फोर्ट विलियम कोर्ट, फोर्ट विलियम कोर्ट। फोर्ट विलियम कहाँ है, कोलकाता में। और इसका मुख्यालय कहाँ था साथियों, कोलकाता में था। अब कहाँ है सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय, नई दिल्ली, ठीक है। 1862 में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई कलकत्ता। 1861 के भारत सरकार अधिनियम के तहत 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। मुंबई, इन 3 की स्थापना हुई, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है साथियों कि कि इलाहाबाद में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो इलाहाबाद में कब हुई साथियों, इलाहाबाद में उच्च न्यायालय की स्थापना साथियों 1869 में हुई, ठीक है। इसके पहले वो कौन थे साथियों, बोन्स, वोल्टर, इसके पहले वो थे वोल्टर, ठीक है। और भारतीय कौन थे, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद सुलेमान। वॉल्टर मॉर्गन। 1869 में, मच्छर काट गया यार। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भारत इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो 1869 में इसकी स्थापना हुई। इसके पहले जो न्यायाधीश थे वो वोल्टर मॉर्गन थे, और कोई भी भारतीय जो बना था वो मोहम्मद सुलेमान बना था, ठीक है साथियों, इसका अध्यक्ष। और कोलकाता का जो था बोन्स पीकॉक, इसका पहला अध्यक्ष कौन बना था साथियों, बोन्स पीकॉक। 1861 के अधिनियम के तहत 1862 में ये बने थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया साथियों 1862। उत्तर भारतीय मंदिर शैली और दक्षिण भारतीय मंदिर शैली की वास्तुशिल्प परंपरा के चयनात्मक मिश्रण से मंदिर वास्तुकला की कौन सी शैली का निर्माण किया गया। तो साथियों जो उत्तर भारतीय मंदिर शैली है वो है नागर शैली, और जो दक्षिण भारतीय शैली है यह है द्रविड़। इन दोनों के नागर और द्रविड़ के मिश्रण से बनी बेसर शैली। नागर शैली क्या होती है साथियों, इस तरह की, जिसमें यहाँ पर झंडा फहराने के लिए, यानी ये मंदिर जो हमारी तरफ के है, नीचे मंदिर, ये ऊपर इसके पिरामिड टाइप का बनेगा। और जो द्रविड़ शैली थी वो इस तरह की थी, जैसे मीनाक्षी मंदिर हो गया, ठीक है, इस तरह मंदिर। और इन्होंने मिक्स करके बनाई बेसर शैली। तो ये होगी बेसर शैली। उत्तर भारत में जो पाई जाती है वो नागर, दक्षिण में पाई जाती है वो द्रविड़, और बीच का जो उन दोनों का मिक्सअप था वो बेसर। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है। देखो भारत में 3 प्रकार की जो है 3 प्रकार की इमरजेंसियों का वर्णन है। पहला आर्टिकल 352, दूसरा 356 और तीसरा 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, इसी राज्यों में राष्ट्रपति शासन या राज्य में
इमरजेंसी, और 360 वित्तीय आपातकाल है जो अब तक नहीं लगा। ठीक है, तो 356 की बात कर रहा, 356 किसी राज्य में राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा लगाए जाते हैं, और यह राष्ट्रपति द्वारा कभी भी कैंसिल किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया साथियों, बात की राष्ट्रपति द्वारा। लगाया किसके द्वारा जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा ही ये तीनों लगाए जाएंगे, और तीनों हटाए भी राष्ट्रपति के द्वारा ही जाएंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो गया साथियों बात का राष्ट्रपति। निर्यात तत्परता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, निर्यात तत्परता सूचकांक जो जारी किया जाता है, पहले ही योजना आयोग के द्वारा जारी किया जाता था, अब किसके द्वारा जारी किया जाएगा साथियों, नीति आयोग, नीति नेशनल इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग जो कि 1 जनवरी 2015 से लागू हुआ था। ठीक है, और इसके तब से लेकर अब तक अध्यक्ष कौन है, मोदी, और इसके वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी। कौन है साथियों, सुमन बेरी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो गया साथियों, निर्यात तत्परता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है, नीति आयोग के द्वारा। ये 2022 में 23 के लिए जारी किया गया था, जिसमें पहले स्थान पर तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे राज्य आए। ठीक है, पहाड़ी राज्यों में सबसे ऊपर नाम किसका है साथियों, हमारे बच्चे का, उत्तराखंड का। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितने लाख वर्ग किलोमीटर है, तो इसका सही कितना है साथियों, भारत का क्षेत्रफल लगभग कितने लाख वर्ग किलोमीटर है, 3.28 है। यह उत्तर से दक्षिण की तरफ 3214, और थोड़ी देर में चलने, उत्तर से दक्षिण की तरफ 3214, और पूरब से पश्चिम की तरफ 2933 है। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार, और ये पूरब से पश्चिम। ठीक है, पूरब से पश्चिम। अगर इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम तो 32, 87, 263 इतना लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल आएगा। तो सही उत्तर क्या हो गया साथियों, 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यही जो है वो उसने पूछा था शॉर्ट में। अब एक बात याद रखो कि विश्व में भारत कौन से नंबर में है, क्षेत्रफल के स्थान पर 7वें पर, लेकिन जनसंख्या में कितने पर आ गया, पहले नंबर पर आ चुका है। ठीक है, तो सही उत्तर हो गया 3.28 लाख। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में, तो साथियों वाराणसी में, बीएचयू के प्रांगण में भारत माता मंदिर है, भारत माता मंदिर, जिसका उद्घाटन 1936 में महात्मा गांधी ने किया। उद्घाटन किसने किया था साथियों, महात्मा गांधी ने। बीएचयू किसने बनाया था साथियों, मदन मोहन मालवीय ने 1914 में। 1936 में महात्मा गांधी ने इसका उद्घाटन किया, और साथियों इसका निर्माण किसने किया था, शिव कुमार गुप्त, शिव कुमार गुप्त द्वारा इसका उद्घाटन निर्माण किया गया था। उद्घाटन 1936 में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, और ये कहाँ है साथियों, वाराणसी में। मानव अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया साथियों, तो ये संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद द्वारा इसे प्रतिस्थापित किया गया, और इसका मुख्यालय कहाँ है साथियों, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें तो ये 1961 में, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी साथियों, 1961 में लंदन में। ठीक है, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी, हेनरी ने। ठीक है, और कब की थी साथियों, 1863 में। ठीक है, तो इसे किससे प्रतिस्थापित किया गया था साथियों, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद को जिनेवा स्विट्जरलैंड द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। और एमनेस्टी इंटरनेशनल जो भारत में बैन है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 में लंदन में, और रेड क्रॉस की 1863 में। इसका मुख्यालय भी कहाँ है, जिनेवा में। ठीक है, ये कुछ नहीं है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में, टाइम ज्यादा हो गया, क्लास लंबी होगी तो थोड़ा जल्दी करेंगे।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में केंद्र सरकार की संसदीय स्वरूप से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है साथियों अनुच्छेद 74 और 75। 74 में कहा गया है कैबिनेट मिशन, सॉरी, कि भारत में एक मंत्री परिषद होगी, या क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मंत्री परिषद का उल्लेख संविधान में कितनी बार है? एक बार। ठीक है, वो आर्टिकल 74 में, कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? 74 में। और उस संसद मंत्रियों की जो परिषद है उसका वर्णन कहाँ करा गया? 75 में। ठीक है। 76 में क्या है साथियों? महान्यायवादी वादी, यानी देश में जो बात जो केंद्र में होगा, अगर वो 200 आर्टिकल से नीचे है तो उसमें 89 जोड़ दो, अगर वो 200 के बाद है तो उसमें 90 जोड़ दो। ठीक है, तो इसमें 89 जोड़ेंगे तो महाअधिवक्ता कहाँ होगा? 165 में। राज्यों में कहाँ होगा? 165 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? अनुच्छेद 74 और 75। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो जो ये पूछ रहे एनएस से, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, कब बनी थी? तो साथियों ये बनी थी 2008 में, 26/11 के अटैक के बाद 2008 में। पीपल डेली समाचार पत्र किस देश में छपता है? तो पीपल डेली जो अखबार है वो साथियों चीन का सरकारी अखबार है, जो कि वहां की जो एकमात्र पार्टी है उसके द्वारा प्रकाशित होता है। तो ये है चीन का। ठीक है, एक मिनट साथियों में पानी पी लूं, प्यास लग गई। तो पीपल डेली कहाँ का है साथियों? चाइना का। अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ का कौन सा है साथियों? डोन। और बांग्लादेश का डेली सन। ठीक है, तो पीपल डेली ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया कि कहाँ का है? चाइना का। माल और सेवा कर परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो माल और सेवा कर का परिषद का अध्यक्ष कौन होता है साथियों? केंद्रीय वित्त मंत्री। और भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है साथियों? निर्मला सीतारमण। ठीक है, और ये कहां से है? 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुई थी और 279 ए में से रखा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? केंद्रीय वित्त मंत्री। किस प्रकार का वायरस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और अन्य डेटा फाइल को संक्रमित करता है? तो किस प्रकार का? तो इसका सही उत्तर है साथियों मैक्रो वायरस। ठीक है, मैक्रो वायरस क्या करता है? एक्सेल, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और अन्य डेटा को संक्रमित करता है। ब्रिटिश कंजर्वेटिव सरकार द्वारा साइमन कमीशन कब नियुक्त किया गया था? 1919 में जो रूल एक्ट आया था उसमें कहा गया था कि इसके 10 साल बाद इसमें अगर कोई कमी रह गई हो तो उसे निपटाने के लिए एक आयोग आएगा। तो 1919 से 10 साल 1929 में होने थे, लेकिन लंदन में चुनाव थे, तो ब्रिटेन में चुनाव थे, तो उसके लिए ही उन्होंने एक पहले ही आयोग बना दिया कि क्या पता हमारी सरकार आएगी दोबारा या नहीं। तो उन्होंने 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया था। ठीक है, और इसमें सभी अंग्रेज थे। जो रोलेक्ट एक्ट आया था 1919 में, जिसे काला कानून कहा गया था, उसी में कुछ पॉइंट छूट तो ना गए, यानी उसे ही और टाइट बनाने के लिए साइमन कमीशन आया था। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसे व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है, व्हाइट कमीशन। ठीक है, तो इसके विरोध के क्या वो थे? 3 प्रमुख थे कि एक तो पहले रोलेक्ट एक्ट क्या था? ना अपील, ना दलील, ना वकील। ठीक है, उसे ही काला कानून कहा जाता था, वो पहले ही भारतीयों के खिलाफ था। उसी को और टाइट करने के लिए साइमन कमीशन, उसमें फिर भी कमीशन में सारे के सारे अंग्रेज और उसका समय से पहले ही बनना। ठीक है, ये सरकार की मंशा के खिलाफ था, तो इसीलिए इसका विरोध था, जिसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। ठीक है, लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। सॉरी, मैंने पीछे वल्लभ भाई पटेल पढ़ा दिया कि उनकी लाहौर में मृत्यु हुई थी, जबकि वो सॉरी दिमाग से निकल गया था, लाला लाजपत राय द्वारा
की हुई थी। तो यह है 1927। ठीक है, अंग्रेज व्हाइट कमीशन। ठीक है और इसी का बदला लेने के लिए उन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी। निम्नलिखित में कौन सा बैंक बैंकों का बैंक है? तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? आरबीआई। 1934 के उसमें ये इसका 1 अप्रैल 1935 को इसका कोलकाता में इसका निर्माण हुआ, या 1 अप्रैल 1935 को इसकी 35 को इसकी स्थापना हुई। 1937 में से मुंबई ट्रांसफर किया गया। कहाँ ट्रांसफर किया गया साथियों? मुंबई। और उसके बाद साथियों 1949 को इसका 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई को किस आयोग की अनुशंसा पर बनाया गया था? यंग हिल्टन आयोग। यंग हिल्टन आयोग। इसके पहले गवर्नर कौन थे साथियों? ओब्सान स्मिथ। और भारतीय कौन थे? सीडी देशमुख। कौन थे साथियों? सीडी देशमुख। तो इसका आंसर हो गया साथियों आरबीआई। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा जो जम्मू कश्मीर जो लद्दाख और हिमाचल को जोड़ता है। लद्दाख के लेह और हिमाचल प्रदेश के को आपस में जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? बारालाचा। जेलेपला और नाथुला कहाँ है साथियों? सिक्किम में। शिपकिला दर्रा कहाँ है साथियों? शिपकिला दर्रा वही है जिससे सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। शिपकिला दर्रा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? बारालाचा। ठीक है, और शिपकिला एक इंपोर्टेंट दर्रा है जो वहां से सतलुज नदी प्रवेश करती है, और ये कहाँ है? हिमाचल में। ठीक है, ये एक मोटर दर्रा है। नाथुला दर्रा वही है 1962 का, जहां से युद्ध हुआ था। कौन सा राज्य समान नागरिक सहायता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो साथियों उत्तराखंड। जनवरी 2025 में इसने राज्य में समान नागरिक सहायता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, आर्टिकल 44 जहां समान नागरिक संहिता दी हुई है, वहां उसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। और ये पहले से किस राज्य में लागू है? गोवा में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है साथियों उत्तराखंड। ये करंट के क्वेश्चन है जिन्हें हम तेजी से निपटाएंगे। किस देश ने फरवरी 2025 में माउंट तारानाकी को कानूनी अधिकार प्रदान किया? तो न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने इसे लागू किया। और किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? माउरी। न्यूजीलैंड वालों को क्या कहा जाता है? कीवी। और यहाँ की एक जनजाति है माउरी। माउरी का ये एक धार्मिक वो था, तो इसे माउंट तारानाकी को कानूनी अधिकार प्रदान किया है। किसने? न्यूजीलैंड ने। वैश्विक अनुमोदन रेटिंग 2025 में कितने प्रतिशत अनुमोदन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष पर है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75% के साथ शीर्ष पर है। डोनाल्ड ट्रंप कौन से नंबर पर है? 8वें। 44% के साथ डोनाल्ड ट्रंप 8वें। और मेलिना जेलोनी इटली की जो प्रधानमंत्री है वो 10वें नंबर पर है। दूसरे नंबर पर कौन है साथियों? यह है क्लाउडिया कंबोडिया मैक्सिको के जो प्रधानमंत्री है क्लाउडिया सिनबोना। ये दूसरे नंबर पर है और इन्हें कितना मिला है? 66%। ठीक है, कोलंबिया के हैं। 8 फरवरी 2025 को बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर है साथियों गांधीनगर। बिम्स्टेक में कितने देश हैं? तो इसमें 7 देश हैं। इसमें है बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल
और थाईलैंड। इन लोगों ने क्या किया, सार्क जो देशों का समूह था उसमें पाकिस्तान था, पाकिस्तान को साइड लाइन करके इन्होंने बिम्स्टेक बनाया। ठीक है, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल और थाईलैंड इसके सदस्य हैं। इनका संगठन वो कहाँ हुआ साथियों, गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी किसने की साथियों, हैदराबाद। और हैदराबाद में कौन सा चला था, ऑपरेशन पोलो। किस नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे। ठीक है, अब किसकी राजधानी है, तेलंगाना की, पहले किसकी थी, आंध्र प्रदेश की। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? तो भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र साथियों उड़ीसा में बनेगा। कहाँ, इसका सही उत्तर है उड़ीसा में। कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा? ठीक है, क्रिप्टो करेंसी परिसंपत्ति को वित्तीय उत्पादों के रूप में कौन दर्जा दे रहा है साथियों, जापान। तो इसका सही उत्तर हो गया साथियों जापान। तो साथियों ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। बाद में थोड़ी जल्दी करी, उसके लिए क्षमा, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो गई थी। उम्मीद है आप हमारी मेहनत को जरूर सफल करेंगे और परीक्षा को अच्छे से देंगे। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।